उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे इस स्टेट के, लेकिन बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। जहां तक वो कहते हैं कि चुनाव से डरते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कोई रहेगा नहीं। जितना ये इन्होंने 370 चलाया, गुपकार बनाया, गुपकार गठबंधन बनाया, चाहे महबूबा मुफ्ती मैडम थी, चाहे उमर अब्दुल्ला था, इस सारी लड़ाई के बाद इस टोकरी से दो लोग निकले, एक इल्तिजा मुफ्ती, दूसरा मुफ्ती उमर साहब का बेटा, जिसको कारगिल से लॉन्च किया। इनको कश्मीरियों से कोई वास्ता नहीं, इनको 370 से कोई वास्ता नहीं, इनको अपनी चौथी और तीसरी पीढ़ी को प्रोजेक्ट करना है, लॉन्च करना है। सारी लड़ाई की टोकरी में दो लोग इवॉल्व हो रहे, दो लोग निकल रहे हैं। एक इल्तिजा मुफ्ती मैडम, क्योंकि इस खानदानी राज को आगे बढ़ाना है, और उमर साहब के दो बेटे, जिनको खानदान आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं रहा है, न नेता रहेंगे न कार्यकर्ता रहेंगे। इलेक्शन आते आते उमर साहब वही शोले फिल्म की आसरानी की तरह रह जाएंगे। आधी फौज किसी और पार्टी में होगी, आधी फौज किसी और पार्टी में। वो अकेले अंग्रेजों के जमाने के जेलर रहेंगे। शोले फिल्म की तरह जिस प्रकार से उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर के पीछे कोई नहीं था, वैसे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के पास कोई पीछे नहीं। एब्रोगेशन 370 हुआ। इंजीनियर रशीद को भी उसकी औकात बता दी गई कि भारत की एकता पर यदि एक भी शब्द तूने बोला, बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इंजीनियर रशीद को भी उसी जगह पहुंचाया गया जहां पे बाकी अलगाववादी नेता। जिस प्रकार से कश्मीर में अलगाववादी नेता हो, आतंकवादी हो, जितने भी ये सेपरेटिस्ट थे, इनको यहाँ पे एक दर्जा दिया जाता था सीनियर सिटीजन का। इनको यहाँ पे वो ग्लैमर मिलता था, जिससे यहाँ पे खून खराबा ये और ज्यादा करवाते थे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कन्फेस किया था, चाहे कोर्ट में किया, चाहे मीडिया के सामने किया, कि हमने कश्मीरी पंडितों की हत्या की, उसके बावजूद इनको यहाँ पे कुछ कहा नहीं जाता था। इनको सिक्योरिटी मिलती थी, इनको सारी सुविधाएं दी जाती थी। उसी का कंपैरिजन मैंने बताया कि जो ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, इनकी उस सत्ता को भी उसी के साथ उखाड़ फेंका। चाहे वो गिलानी से लेके यासीन मलिक हो, शबीर शाह हो, नईम खान हो, आसिया अंद्राबी हो, कोई भी ऐसा अलगाववादी नेता जिन्होंने भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता पर सवालिया निशान खड़ा किया, उनकी औकात बता दी उनको, और उनकी जगह जहां पे थी जेल में, वहां पे पहुंचा दिया गया। मैं सिर्फ यहीं पे नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति, चाहे अलगाववादी हो, यदि उस लाइन को वो क्रॉस करेगा जिसमें देश की अखंडता पर सवाल हो, वो कोई भी हो, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जिसको हमें हर बार दोहराना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। इंजीनियर रशीद जो था, वो बेशक चुन के आता था, वो अपने वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजली, सड़क, स्कूल पर वोट लाता था, और असेंबली में वो अलगाववादी बातें करता था। उसके बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात थे जो देश के दुश्मन थे, लेकिन सरकारों ने उसे कभी देखा नहीं। जो ही एब्रोगेशन 370 हुआ, इंजीनियर रशीद को भी उसकी औकात बता दी गई कि भारत की एकता पर यदि एक भी शब्द तूने बोला, बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इंजीनियर रशीद को भी उसी जगह पहुंचाया गया जहां पे बाकी अलगाववादी नेता। मुझे लगता है कि घबराए हुए हैं, परेशान हैं, डेस्परेशन में हैं, कंफ्यूज हैं। उनकी कोई भी स्टेटमेंट का कोई सिर पैर नहीं रहा। उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे इस स्टेट के, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऊपर से नीचे तक टूट चुकी है, उनकी सारी चेन खत्म है। उनके पास पूरे इन 10 जिलों में कहीं पे कोई नेता नहीं रहा है चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। एक बात और मैं न्यूज इनसाइडर के माध्यम से कहना चाहूंगा, चुनाव आते आते, इलेक्शन आते आते उमर साहब वही शोले फिल्म की आसरानी की तरह रह जाएंगे। आधी फौज किसी और पार्टी में होगी, आधी फौज किसी और पार्टी में। वो अकेले अंग्रेजों के जमाने के जेलर रहेंगे। जिस प्रकार से उस शोले फिल्म में आसरानी के डायलॉग थे, वही वो कहना शुरू कर गए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। ने मुझे कश्मीर में कार्यरत रखा है, यहाँ पे मुझे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना है, और जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं हम वेलकम करेंगे। वो घबराए क्यों हैं? बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हमारे पास आते हैं, उन्हीं के पार्टी के बड़े लोग भी आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। वक्त आने पे उनको भी ज्वाइन कराया जाएगा। उन्हें बताइए कि घबराए नहीं आप। मैंने कह दिया
कि शोले फिल्म की तरह जिस प्रकार से उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर के पीछे कोई नहीं था, वैसे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के पास कोई पीछे नहीं होगा। जहां तक वो कहते हैं कि चुनाव से डरते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कोई रहेगा नहीं, क्योंकि आपने आज तक गुमराह किया है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। आज कश्मीरियों को समझ आ चुकी है, आज उनके नेताओं को समझ आ चुकी है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक परिवारवाद को चलाया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर उमर मोहम्मद अब्दुल्ला तक इन्होंने केवल लोगों को गुमराह किया। 370 की वो लड़ाई को वो जो कह रहे थे कि भाई इसमें क्या निकलेगा, मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं, जितना ये इन्होंने 370 चलाया, गुपकार बनाया, गुपकार गठबंधन बनाया, चाहे महबूबा मुफ्ती मैडम थी, चाहे उमर अब्दुल्ला था, इस सारी लड़ाई के बाद इस टोकरी से दो लोग निकले, एक इल्तिजा मुफ्ती, दूसरा मुफ्ती उमर साहब का बेटा, जिसको कारगिल से लॉन्च किया। इनको कश्मीरियों से कोई वास्ता नहीं, इनको 370 से कोई वास्ता नहीं, इनको अपनी चौथी और तीसरी पीढ़ी को प्रोजेक्ट करना है, लॉन्च करना है, जो कश्मीरी इस वक्त रिजेक्ट कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये आज तक गुमराह कर रहे थे, ये बेवकूफ समझते हैं यहाँ की जनता को, लेकिन यहाँ की जनता समझती है इस सारी लड़ाई की टोकरी में दो लोग इवॉल्व हो रहे, दो लोग निकल रहे हैं। एक इल्तिजा मुफ्ती मैडम, क्योंकि इस खानदानी राज को आगे बढ़ाना है, और उमर साहब के दो बेटे, जिनको खानदान आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं रहा है, न नेता रहेंगे न कार्यकर्ता रहेंगे।